हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज चल रही है 4th ग्रेड की, उसका माइनर टेस्ट नंबर 4। इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले 3 माइनर टेस्ट आ चुके हैं और एक मेजर टेस्ट आ चुका है जो कि हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको सॉल्व करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके 4th ग्रेड में रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, दे रखा आपको कि राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। यानी कि राजस्थान का पहला शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो अपने आ जाएगा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और झालावाड़ को और किस नाम से जानते हैं, तो घंटियों के शहर के नाम से भी जानते हैं भाई, सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, सॉरी मेहरानगढ़। 2 तो कैसा आएगा, यानी कि मेहरानगढ़ की जो आकृति है वो मयूर के समान होने के कारण इसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपके आ जाएगा तारागढ़ अजमेर के अंदर नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा स्थित रहने वाला है। तो कहाँ पे, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सुमेलित कीजिए। तो इसमें मंदिर दे रखे हैं और सामने स्थान दे रखे हैं और उनको सुमेलित करके लिखना था। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा खजुराहो मंदिर, जो कि सोमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने किराड़ू बाड़मेर के अंदर स्थित है खजुराहो, और इन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। जो सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू के अंदर, उसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा आता है भाई हर्षद माता का मंदिर, जो है वो अपने आ जाएगा आबानेरी दौसा के अंदर, हर्षद माता का मंदिर। और जूना पत्रसर मंदिर कहाँ पे है, तो वो आ जाएगा बाड़मेर के अंदर जूना पत्रसर मंदिर। और पारा नगर मंदिर वो आ जाएगा अपने अलवर के अंदर, पारा नगर मंदिर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि ए में 1 आएगा, खजुराहो मंदिर किराड़ू बाड़मेर, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर, जूना पत्रसर मंदिर तो बाड़मेर के अंदर, और पारा नगर मंदिर तो अलवर के अंदर स्थित रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। यानी कि कौन सी झील के अंदर सवाई मानसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। तो इसमें आपके हो जाएगा मानसागर जो झील है, इसके अंदर मानसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेहड़ी, कठोर और राठी किस बोली के रूप में है। यानी कि नेहड़ी है, कठोर है और राठी जो बोलियाँ हैं वो किस बोली के रूप में, या कह सकते हैं किस बोली की उपबोली है। तो इसमें आपके आ जाएगा मेवाती जो बोली है, इसकी उपबोली रहने वाली है नेहड़ी, कठोर और राठी रहने वाली है। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है। यानी कि जो मारवाड़ी भाषा है, इसकी जो साहित्यिक भाषा आती है, व्याकरण वगैरह, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा डिंगल। यानी कि मारवाड़ी की जो साहित्यिक भाषा है उसे क्या कहते हैं भाई, डिंगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया था। यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो 1912 में लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपके आ जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई भाई। ठीक है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या फिर परिचय व्यंजित करता है। पर्ची या फिर कह सकते हैं कि परिचय जो है वो क्या अंकित करता है या क्या दर्शाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा संतों का जीवन परिचय। यानी कि हम कहीं पर भी देखते हैं कि भाई ये पर्ची है, पर्ची है इसका मतलब कोई संत है, उसका जो परिचय है वो उसमें दे रखा है। ठीक है ना। तो संतों का जो जीवन परिचय है उसे पर्ची या फिर परिचय कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक कौन है। यानी कि अचलदास वचनिका है, उसके लेखक कौन है, तो वो अपने आ जाएगा चारण शिवदास। चारण शिवदास गार्डन जो है वो इसके रहने वाले हैं, शिवदास गार्डन कहते हैं या फिर चारण शिवदास भी कह सकते हैं। तो अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक कौन आ जाएंगे, चारण शिवदास।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से उन पुस्तकों को छांटना है जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आपके आ जाएगा, देखो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। और जो ये राम रंजाट है, ये भी अपने राम रंजाट जो है ये भी अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। और धातु रूपावली है, ये भी सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी, लेकिन राज रूपक है ये सूर्यमल मिश्र की नहीं है, ये एक मेवाड़ के लेखक की है राज रूपक, जो कि महलों के बारे में बताता है कि महल किस रूप में होना चाहिए, महल के जो आकृति वगैरह है, उसकी डिज़ाइन वगैरह है, उसके बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 पुस्तकें जो दे रखी है वो सूर्यमल मिश्र की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध का विवरण मिलता है। यानी कि मुगल और मेवाड़ की जो वैवाहिक संबंधों की जो विवरण मिलता है वो कौन सी ख्यात में मिलता है, तो वो अपने आ जाएगा मुंडिया ठिकाना री ख्यात। यानी कि मुंडिया ठिकाना की जो ख्यात है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुगल और मारवाड़ के वैवाहिक संबंध हुए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, बाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया या कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है। तो बाबूजी की जो कथा का वाचन किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का साथ में प्रयोग किया जाता है, तो वो अपने आ जाएगा महाट वाद्य यंत्र, ठीक है ना भाई। तो महाट वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी की कथा में किया जाता है। और ये महाट वाद्य यंत्र है जो आम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या भाई डेरू क्या है। तो डेरू आ जाएगा भाई एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या रहने वाला है वाद्य यंत्र, तो डेरू क्या है पूछ लिया आपको शब्दावली में, तो डेरू एक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थानी लोकगीत का सुशीर वाद्य यंत्र है। यानी कि राजस्थानी जो लोक संगीत होते हैं उनमें कौन सा जो वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है उनको आपको बताना था। तो इसमें आपके आ जाएगा अलगोजा जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले देखो सुशीर वाद्य यंत्र होता कौन सा है, तो जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए या ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हवा या फूंक दी जाती है और वह फूंक देने के बाद वो कहते हैं ना स्वर उत्पन्न करे, तो समझ आना कि वो कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो इसमें जो अलगोजा होता है इसमें बिल्कुल फूंक देकर बजाया जाता है, तो ये तो हो गया सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है ना। और सतारा ध्यान रखना, इसमें तारा आ रहा है लेकिन ये तार से नहीं बजाया जाता है, ये फूंक देकर बजाया जाता है, इसमें ये कन्फ्यूज़ करेगा भाई आपको। सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना आज, ठीक है ना। और अपने नोट्स के ऊपर स्पष्ट रूप से नोट लगा के लिख लो कि सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। और नट जो है ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। भपंग जो है ये सुशीर वाद्य नहीं है। इसका मतलब 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा कि अलगोजा, सतारा और नट जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र रहने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, गरासिया समुदाय यानी कि आपको सुमेलित करना था कि कौन सा नृत्य जो है वो समुदाय से संबंधित है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि गरासिया समुदाय के द्वारा किया जाता है मादल नृत्य, यानी कि पहले में 4, तो पहले में 4 आपके एक ही दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, तो ये वाली लाइन है वो सही हो जाएगी। तो गरासिया समुदाय के द्वारा मादल नृत्य किया जाता है, और गुज्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, और भील समुदाय के द्वारा किया जाता है सांग नृत्य, और शहरिया समुदाय के द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य, ठीक है ना भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। यानी कि उदयपुर के पास में जो एकलिंग जी महादेव जी का मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। तो इसमें आपके आ जाएगा बप्पा रावल ने, यानी कि जो गोहिल वंश के संस्थापक है बप्पा रावल जी, उन्होंने यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कई बार आक्रमण किए और जब भी वो आक्रमण जीतता तो उस किले का नाम है वो चेंज कर देता। तो इसी प्रकार देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम है वो खैराबाद किया था, तो वो आपके आ जाएगा कि सिवाना का जो किला है इसका नाम है वो क्या किया था उसने, खैराबाद कर दिया था, ठीक है ना। तो सिवाना के किले का नाम चेंज करके खैराबाद रखा था उसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठरी का निर्माण करवाया था? यानी कि टोंक के अंदर सुनहरी कोठरी का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर नृत्य, गायन और संगीत के लिए प्रोग्राम हो रहे थे। तो इसमें आपके आ जाएगा नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, यानी कि सबसे जो बड़ा नाम है उन्होंने ही करवाया है सुनहरी कोठी का निर्माण। तो ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, तो अपने टोंक में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ महल दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है मुबारक महल। तो मुबारक महल आपको पता ही है जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अभेड़ा महल कहाँ है, तो अभेड़ा महल आपके आ जाएगा भाई कोठा के अंदर, ठीक है। रेशमा महल जो है वो आ जाएगा अपने सिक्कर के अंदर रेशमा महल। और एक थम्बिया महल है तो वो आएगा डूंगरपुर। इसमें भी देखो कन्फ्यूज़न है, एक थम्बिया महल पूछे तो वो डूंगरपुर में है और एक थम्बा महल पूछे तो वो जोधपुर में है, ठीक है ना। तो एक थम्बिया महल आ गया डूंगरपुर में, एक थम्बा महल आ गया अपने जोधपुर में, मुबारक महल आ गया जयपुर में, अभेड़ा महल आ गया कोटा में, रेशमा महल आ गया सिक्कर के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही हो जाएगा। ए में 4 और बी में 2, ए में 4 और बी में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, सुमेलित कीजिए। यानी कि शरीर के अंग दे रखे हैं और सामने आभूषण दे रखे हैं और आपको बताना था कि कौन सा है वो सुमेलित रहने वाला है। तो इसमें देखो बाकी सब पता चले या ना चले, लेकिन जो कंदोरा है ये कहाँ पहनते हैं भाई, तो कमर में पहनते हैं, यानी कि डी में 1 आना चाहिए। तो डी में 1 का ऑप्शन कौन सा है, देखो तो डी में 1 का एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ए में आपके 4 हो जाएगा और 4 3 2, यानी कि कान जो है, कान का आभूषण कौन सा है, तो अंगूठिया, ठीक है ना। तो कान का आभूषण आ जाएगा अंगूठिया और गले का आभूषण जो आएगा वो आएगा मादलिया और अंगुली का जो आभूषण आएगा वो आपको आएगा रहने वाला है दामना और कमर का तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, कंदोरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 है उससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा डैश 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 में पहना जाता है। यानी कि जो तुलसी नामक आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो वो आपके आ जाएगा गले में पहना जाता है, जिसको तुलसी या टुसी भी कहते हैं ना, मारवाड़ी में टुसी भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। यानी कि जो अनवट है, अनोटा है, जरा है और पोलरा है वो शरीर के किस अंग के आभूषण है, तो इसमें आपके आ जाएगा पाँव के आभूषण रहने वाले हैं, ठीक है ना। जरा, अनोटा, पोलरा और अपने अनवट, तो ये पाँव के आभूषण रहने वाले हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। यानी कि जो ओरण नामक स्थान या ओरण नामक शब्द आता है वो राजस्थान में किस स्थान को लेकर या किस परंपरा को लेकर संबोधित किया जाता है, तो इसमें आपके रहती है भाई पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है जिसे हम ओरण कहते हैं। यानी कि कुछ ज़मीन छोड़ी जाती है जिसे ये मान लो कि पेड़ पौधे और जानवरों के लिए छोड़ी जाती है, न तो वहाँ पे खेती की जाती है और न वहाँ पे कोई कब्जा कर सकता है, केवल वो पेड़ पौधों के लिए और ऐसे जानवरों के लिए रहती है, उसे ओरण कहते हैं। तो एक पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। यानी कि कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी ने उन्हें योग साधना के लिए प्रेरित किया था, तो वो आपके आ जाएगा मल्लीनाथ जी। यानी कि मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उन्होंने इनको योग साधना के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए। यानी कि सामने आपको लोक देवता दे रखे हैं और उनके उपनाम दे रखे हैं और उनको आपको सुमेलित करना था। तो सबसे पहले दे रखा है जहार पीर। तो जहार पीर के नाम से हम किसे जानते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके गोगा जी। जहार पीर यानी कि साक्षात भगवान, ठीक है ना। और शिव का अवतार हम किसे मानते हैं, तो शिव का अवतार अपने आ जाएगा तेजा जी महाराज को मानते हैं शिव का अवतार, ठीक है ना भाई। और लक्ष्मण का अवतार या फड़ चित्रकला में इसको छोड़ो, ये लक्ष्मण का अवतार या फिर फड़ है वो चित्रकला में आती है, तो इसका संबंध है वो किससे रहने वाला है, तो वो अपने आ जाएगा पाबूजी महाराज से। लक्ष्मण का अवतार का मतलब चित्र वगैरह ये जो फड़ है इनकी
बाबूजी महाराज के फड़ में, इसमें पूरा उल्लेख किया गया है कि ये लक्ष्मण के अवतार है। इनके अवतार के बारे में कुछ कहानियाँ भी प्रचलित है। और राम सा पीर, नेक्स्ट देखो इसमें, तो राम सा पीर है, इन्हें आप रामदेव जी को जानते हो राम सा पीर के नाम से, क्योंकि ये पंच पीरों में शामिल है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब देखो ए में आएगा आपके 3, ए में 3 आएगा, तो ए में 3 यहाँ भी आ रहा है। और बी में आ रहा है अपने शिव का अवतार मानते तेजा जी को, यानी कि बी में 4, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर लक्ष्मण का अवतार या फड़ चित्रकला में, तो वो आ जाएगा बाबूजी महाराज, यानी कि 2 नंबर, तो इसमें भी 2 नंबर ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही रहने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, रणथंभौर में गणेश जी का मेला किस माह में भरता है? यानी कि रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मेला भरता है, और यहाँ वाले गणेश जी को कहते हैं त्रिनेत्र गणेश। ठीक है ना, क्योंकि गणेश जी है वो, गणेश जी राजस्थान में इतने मंदिर है, अलग अलग नाम के रूप से जानते हैं भाई। ठीक है ना। और त्रिनेत्र जो गणेश जी है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इनका मेला है वो किस माह में भरता है, ये आपको बताना था। तो वो आ जाएगा भाद्रपद के अंदर भरता है। तो गणेश जी महाराज का रणथंभौर के अंदर जो मेला भरता है वो कौन से माह में भरता है? तो भाद्रपद माह में भरता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, कि कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? यानी कि जो कपिल धारा का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो अपने आ जाएगा सहरिया बारा के अंदर, यानी कि सहरिया नामक स्थान है बारा के अंदर, वहाँ पे कपिल धारा का मेला आयोजित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकर में खाटू श्याम जी मेले का आयोजन कब होता है? यानी कि सीकर के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम जी का, उनका मेला जो है वो कब आयोजित होता है? तो वो अपने आ जाएगा फाल्गुन शुक्ल एकादशी से लेकर द्वादशी, यानी कि फाल्गुन शुक्ल 11 से लेकर 12 के मध्य इनका जो मेला है वो आयोजित होता है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे जो कूट दे रखे हैं उनका आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि महावीर जी का जो मेला है वो स्थान और उत्सव दे रखा है, तो महावीर जी नामक स्थान है, वहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वो आपके आ जाएगा भाई लठमार, जो होली फेमस है वो महावीर जी करौली की फेमस है। ठीक है ना। और बिनाई में देखा जाए तो बिनाई के अंदर आपके फेमस रहने वाली है भाई कि बिनाई में कोड़ा मार होली। ठीक है ना। बिनाई अजमेर के अंदर है, वो कोड़ा मार जो होली है वो वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। और संगोद के अंदर क्या होता है? तो संगोद में आपके रहने वाला है नहाण महोत्सव। तो नहाण महोत्सव है वो संगोद में आयोजित होता है। और बाड़मेर में क्या? तो बाड़मेर में पत्थर मार होली भाई। ठीक है ना। बाड़मेर में होली के अवसर पर पत्थरों से मारा जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसे कहते हैं पत्थर मार होली, लठ मार होली, ये सारी फेमस है भाई। तो लठ मार होली होगी महावीर जी, बिनाई हो गया कोड़ा मार होली, संगोद हो गया नहाण महोत्सव, और बाड़मेर में हो गया लठ मार होली। यानी कि ए में 4, तो ए में 3 4 नहीं, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। यानी कि जो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है इसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना रहने वाली है या क्या भावना रहती है? तो इसमें ये कहा जाता है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, यानी कि ईसा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो ईस्टर का दिन जिस दिन त्यौहार मनाया जाता है उस दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हो गए थे, इसलिए उनकी याद में, उनकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बोली और संबंधित जिला दे रखा है, तो कौन सी बोली कौन से जिले से संबंधित है वो आपको बतानी थी। तो इसमें आ जाएगा देखो, जो जगरोती है, जगरोती बोली जाती है करौली के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जगरोती बोली कहाँ पर बोली जाती है। जगरोती अपने करौली में बोली जाती है। फिर आती है ठाटी, तो ठाटी नामक जो बोली है ये बोली जाती है कौन से स्थान पर बोली जाती है? तो ये आ जाएगी अपने बाड़मेर के अंदर, यानी कि ठाटी नामक जो बोली है वो बाड़मेर में बोली जाती है। नागर चोल जो बोली है ये बोलते हैं अपने टोंक के अंदर। ठीक है ना, कि नागर चोल बोली कौन सी बोली है? तो नागर चोल बोली का संबंध टोंक नामक ज़िले से है, और धावड़ी बोली का संबंध है उदयपुर से, यानी कि उदयपुर में जो बोली बोली जाती है उसे धावड़ी कहते हैं अभी। ठीक है, और धावड़ी बोली बहुत ही प्यारी बोली है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33,
मुख्यतः फड़ चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? जो फड़ का चित्रण होता है वो किस धरातल पर किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा कपड़े पर, यानी कि फड़ का चित्रण हमेशा कपड़े पर ही होता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारिभाषिक शब्द मोरड़ी, पथवारी, छू फूलिया किस कला के प्रकार से संबंधित है? यानी कि मोरड़ी है, पथवारी है और छह फुलिया, इनका संबंध है वो किस कला से है? तो अपने रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मारना जो कला है इसमें मोरड़ी बनाई जाती है, पंथवारी बनाई जाती है और छह फूलिया बनाए जाते हैं। तो ये मारना शैली से या मारना कला से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें आपकी आ जाएगी कावड़ कला। कावड़ कला के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो सही कथनों का चयन करना है। 35 में आपके आ जाएगा भाई कि यह एक लकड़ी से बनी मंदिर नुमा संरचना है, बिल्कुल सही है। कावड़ जो कला होती है ये एक लकड़ी से बनी एक मंदिर होती है, मंदिर जैसी संरचना होती है और इसे लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसे कावड़ कहते हैं ना भाई, कावड़ लेके जा रहे हैं, ये खाटू श्याम जी है, यहाँ पे कावड़ वगैरह लेके लोग जाते हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धा है कि जितनी बड़ी कावड़ होगी भगवान इतने खुश होने वाले हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कथन दे रखा है देखो, ये अपनी रंग बिरंगी और कथानक शैली के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपनी रंग बिरंगी और कथानक शैली के लिए भी प्रसिद्ध रहती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट दे रखा है देखो, ये श्री लाल जोशी इस कला के प्रारंभिक एवं प्रसिद्ध कलाकार है। नहीं, ये गलत रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 जो है वो आपके सही रहने वाले हैं कि कावड़ कला एक लकड़ी से बना मंदिरनुमा संरचना होती है और दूसरा ये रंग बिरंगी और कथानक शैली के अंदर प्रसिद्ध रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थानी लोक संस्कृति में चर भर या नरछरी या चौपड़ चौसर आदि क्या है? यानी कि राजस्थानी जो लोक संस्कृति है हमारी, इसमें चर भर, नरछरी और चौपड़ चौसर आदि का संबंध है वो किससे रहने वाला है? तो वो आपके आ जाएगा गांव में मनोरंजन के जो प्रारंभिक खेल होते हैं ना, उसे आप कहते हो चर भर, नरछरी, चौपड़ चौरस। ये सारे के सारे क्या है भाई, गांव में जो चौपाल होती है, बीच में गांव के सर्किल होता है, सर्किल के पास में चौपाल होती है, वहाँ पे लोग बैठ के वहाँ खेलते हैं, पत्ते वगैरह खेलते हैं, चौपड़ चौसर खेलते हैं, छर और नरछरी खेलते हैं और चर भर भी खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, लोक नाट्य रम्मत का मुख्य वाद्य क्या है? यानी कि जो रम्मत लोक नाट्य होता है इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो क्या रहने वाला है? तो इसमें आपके आ जाएगा नगाड़ा। यानी कि रम्मत के अंदर बिल्कुल नगाड़े बजाए जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। दो व्यक्ति एक साथ में नगाड़ा बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से ताकि वो फूट जाए और रमत पूरी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। ख्याल व उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ आपको ख्याल दे रखी है और सामने उससे संबंधित क्षेत्र दे रखा है और आपको बताना था कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो, कुचामनी जो ख्याल है वो नागौर से संबंधित है, शेखावटी से नहीं, ठीक है। इसमें पहला ही गलत हो गया। देखो, हेला ख्याल है वो दौसा से है, बिल्कुल सही है। कन्हैया ख्याल करौली से है, बिल्कुल सही है अभी। और तुर्रा कलंकी ख्याल है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। इसमें तुर्रा और कलंकी एक तो हिंदू बनता है, एक मुसलमान बनता है, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक भी है तुर्रा कलंकी। तो इसमें जो पहली है कुचामनी ख्याल जो कि शेखावटी दे रखा है, लेकिन ये नागौर होगा, तो यही अपने गलत हो गया, ठीक है ना। तो पहला ये ऑप्शन हो गया सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर। अब्दुल करीम खां निहंग का संबंध राजस्थान की किस लोक नाट्य परंपरा से रहा है? यानी कि अब्दुल करीम खां निहंग जो है इनका संबंध राजस्थान की किस लोक नाट्य परंपरा से रहा है? तो इसमें आपके आ जाएगा चार बैत, ठीक है ना। चार बैत जो है, चार बैत का संबंध किससे है? तो अपने अब्दुल करीम खां निहंग से है, ठीक है ना भाई। और चार बैत का संबंध कहाँ से है? तो टोंक से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टोंक से संबंध है चार बैत का। चार बैत सर्वाधिक टोंक के अंदर वहीं पर अपने कहते हैं ना कि लोक नाट्य परंपरा की जाती है टोंक के अंदर। तो चार बैत का संबंध कहाँ से हो गया? टोंक से हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। यानी कि रम्मत लोक नाट्य का जो
पात्र होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं या किस उपनाम से जानते हैं, तो वो आपके आ जाएगा खिलार, यानी कि खिलाड़ी है भैया। खिलाड़ी कोई मतलब ऐसे कहते हैं खिलार है, खिलाड़ी है, ठीक है। तो रम्मत लोक नाट्य में जो निभाने वाले पात्र होते हैं उसको खिलार कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो मारवाड़ का नहीं है, बाहर का है। तो इसमें देखोगे तो आपके देखो अग्नि नृत्य जो है वो हमारे यहाँ किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ढोल नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है, और ढोल नृत्य थागड़ा शैली में बजाया जाता है जालौर साइड में, तो ये तो हमारे राजस्थान मारवाड़ का ही है। और गुर्दा नृत्य बिल्कुल ये भी अपने यहीं का है, गुर्दा नृत्य भी। लेकिन जो डांग नृत्य है ये अपने राजस्थान मारवाड़ का नहीं है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके रहने वाला है कि ये लोक नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 ताली नृत्य के संबंध में असत्य कथन है। 13 ताली नृत्य जो होता है उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो कथन पढ़ो देखो, इसमें दे रखा ये नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कामड़िया पंथ जो रामदेव जी ने चलाया था उसी पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा दे रखा मंजीरा, तानपुरा, चौतारा इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। मंजीरा है, तानपुरा है और चौतारा है, ये इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र रहते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष कलाकारों को गणगौर कहा जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया भाई, ठीक है। और मांगी बाई व लक्ष्मण दास इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है, बिल्कुल सही बात है भाई। मांगी बाई और लक्ष्मण दास जी जो है वो 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये कथन किसका है। तो लोक संस्कृति या लोकगीत हमारे संस्कृति के पहरेदार है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक लोकगीत है, संस्कृति है, लोक नाट्य है, ये सब जीवित है, इसका मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। और जिस दिन ये लुप्त हो गए इसका मतलब हमारी संस्कृति पूरी रूप से नष्ट हो चुकी है, इसलिए इनको पहरेदार बताया गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गीत है वो विवाह से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है। तो इसमें सीटड़े जो है वो विवाह से संबंधित है, सेवरा सेवरा भी बिल्कुल विवाह से संबंधित है, और कामण जो है ये भी बिल्कुल विवाह से संबंधित है। लेकिन जो छेड़ा नामक गीत है ये विवाह से संबंधित नहीं रहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, निम्न में से असुमेलित युग्म है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है। तो इसमें आपके आ जाएगा चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी टोंक के अंदर नहीं है भाई, ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, ठीक है ना। तो नौलखा बावड़ी कहाँ है, बिल्कुल नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। पन्ना मीणा बावड़ी कहाँ है, तो ये आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। और त्रिमुखी जो बावड़ी है ये उदयपुर में स्थित है, लेकिन चांद बावड़ी अपने टोंक में नहीं है, ये दौसा के अंदर रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर, गैटोर की क्षत्रिय किस राजवंश से संबंधित है। जो गैटोर की क्षत्रिय है इनका संबंध है वो किस राजवंश से रहने वाला है, तो वो अपने आ जाएगा कछवा वंश, यानी कि जयपुर के जो महाराज थे उनका जो अंतिम संस्कार होता था या क्षत्रिया बनती थी उन्हें गैटोर की क्षत्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जयपुर के राजा महाराजाओं का जो शमशान घाट है उसे गैटोर की क्षत्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47, पटवों की हवेली जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया। जो पटवों की हवेली के नाम से अभी प्रसिद्ध है, जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो अपने आ जाएगा गुमान चंद पटवा। गुमान चंद जी ने इसका निर्माण करवाया था, और इसलिए इनका नाम रखा था पटवों की हवेली, क्योंकि ये पटवा समुदाय से थे, इसलिए इनको पटवों की हवेली भी कहते हैं। और पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है भाई, ठीक है ना। और गुमान चंद जी ने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, राजस्थान के किस महल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि राजपुताने का यह सबसे बड़ा महल है तथा लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है, ठीक है। ये कथन है वो किसने कहा था, तो ये फर्ग्यूसन ने कहा था। और ये कथन किस महल के बारे में कहा गया था, तो इसमें आपके आ जाएगा सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में, यानी कि जो अभी राजघराना रह रहा है सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर, इसके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था कि राजपुताने का यह सबसे बड़ा महल है तथा लंदन के जो विंडसर महल है उनकी तरह ये विशाल है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़े और आलीशान महल है भाई सिटी पैलेस उदयपुर।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, मारवाड़ में कसुमल वस्त्रों का प्रचलन रहा है जो प्राय डैश 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 रंग के होते हैं। यानी कि जो कसुमल जो वस्त्र होते हैं, कसुमल, इनका जो रंग होता है वो कौन सा रहता है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई, कसुमल वस्त्रों का जो रंग है वो लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। तो प्राय वो लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसको कसुमल वस्त्र भी कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो कौन सा युग्म असुमेलित है। तो इसमें आपके आ जाएगा बगल बड़ी स्त्रियों का ऊपरी वस्त्र है, ये गलत हो जाएगा। बाकी दामनी स्त्रियों की ओढ़नी होती है, चीर पटोड़ी साड़ी का प्रकार है, अंगर की पुरुषों का ऊपर का वस्त्र होता है, लेकिन ये बगल बंडी है, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्न में से कौन सा एक आदिवासी महिलाओं का परिधान है। यानी कि नीचे जो दे रखे हैं उसमें से कौन सा एक आदिवासी महिला का परिधान है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कच्छाबू जो है वो आदिवासी महिलाओं का क्या है, परिधान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कि लोक देवता देवनारायण जी के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं आपको, और आपको पहचानना था कि कौन सा कथन है वो सही रहने वाला है। इसमें पहला कथन दे रखा है, इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। तो बिल्कुल सही है भाई, देवनारायण जी के मंदिर में आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, वहाँ पे इनके ईंटों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट कथन दे रखा है, इनके भजन गाने हेतु अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें भजन जब गाते हैं तो अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और तीसरा कथन दे रखा है, आसिंद भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका विशाल मेला भरता है। तो ये कथन भी सही रहने वाला है कि भीलवाड़ा आसिंद के अंदर बहुत ही विशाल मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 तीनों ही सही रहने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो सामने दिख रहा है भाई, इसमें आपके आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि कृष्ण का जन्मोत्सव है कृष्ण अष्टमी को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रस्म है वो रस्म का संबंध मृत्यु से नहीं है। यानी कि नीचे कुछ रस्में दे रखी है और आपको बताना था कि कौन सी रस्म है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो डुकाव होता है ना, ये मृत्यु पर की जाने वाली रस्म नहीं है, ठीक है। बाकी भद्र जो है ये मृत्यु पर की जाती है, आदेटा जो होता है वो भी मृत्यु पर किया जाता है, और पानीवाड़ा है ये भी मृत्यु की एक रस्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 वो है सही रह जाएगा कि वो मृत्यु का रस्म नहीं है, डुकाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर, राजस्थान संस्कृति में खोडिया क्या है। यानी कि जो खोडिया होता है वो राजस्थानी संस्कृति में किस के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। तो वो आपके आ जाएगा कि दूल्हे की बारात प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह किया जाता है, उसे खोडिया कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, खोडिया क्या होता है। तो मतलब जब दूल्हा बारात लेकर अपने ससुराल जाता है तो पीछे जो महिलाएं बसती है परिवार वाली, वो एक लड़के या लड़की को दूल्हा बनाती है, एक को दुल्हन बनाते हैं, और नकली विवाह की वो रस्में वगैरह करते हैं, तो उसे खोडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार क्या है। यानी कि मनुष्य जीवन के अंदर जो अंतिम संस्कार होता है वो क्या रहता है। तो इसमें आपके आ जाएगी अंत्येष्टि। यानी कि अंत्येष्टि जो है वो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्थ नहीं है। यानी कि मांड गायक से संबंधित नहीं है, उनको आपको पहचानना था। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो गुलाबो है ये मांड गायिका नहीं है। बाकी अल्लाह जिल्ला बाई है ये बिल्कुल मांड गायिका है, गौरी बाई भी मांड गायिका है, और बन्नो बेगम की मांड गायिका है, लेकिन गुलाबो है वो मांड गायिका नहीं है। गुलाबो अपने ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का उदाहरण नहीं है। यानी कि नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ स्थान बताए हुए हैं, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा स्थल है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि गलता जी जो है ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है।
जबकि भानगढ़ ऐतिहासिक किला है, बिल्कुल ये तो ऐतिहासिक हो गया। अल्बर्ट हॉल भी ऐतिहासिक है और जंतर मंतर भी इतिहास से संबंधित है, इसलिए ऐतिहासिक है। जबकि गलताजी है वो ऐतिहासिक नहीं है, ये धार्मिक पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो इसमें आपके सूर्य जो मंदिर है वो आपने आ जाएगा, कहाँ रहता है सूर्य मंदिर भाई, तो सूर्य मंदिर अपने जादरा पाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो जादरा पाटन में हो गया अपने सूर्य मंदिर। फिर आते हैं भरथरी, तो भरथरी का मंदिर कहाँ है, तो अलवर के अंदर है उनका मंदिर। तो भरथरी का मंदिर अलवर, क्योंकि वहाँ पे सरिस्का जो अभ्यारण्य है अलवर के अंदर, वहाँ पे भरथरी की जो समाधि है वो सरिस्का के अंदर ही है, ठीक है ना। और सोनारगढ़ किला है, ये अपने रहता है भाई जैसलमेर के अंदर। सोनारगढ़ या इसको स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तब ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको स्वर्णगढ़ भी कहते हैं। फिर आते हैं बड़े पीर साहब की दरगाह, तो बड़े पीर साहब की जो दरगाह है वो रहती है नागौर के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें ए में 2, तो ए में 2 आएगा अपने 3 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, और बी में 3, तो बी में 3 दोनों के अंदर है, और सी में 4, तो सी में 4 3 नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही हो जाएगा। तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो जादरा पाटन। भरथरी मंदिर कहाँ है, तो अलवर के अंदर। सोनारगढ़ किला कहाँ है, तो जैसलमेर में। और बड़े पीर साहब की दरगाह है वो नागौर के अंदर रहने वाली है, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60 आपके आ जाएगा, मरु महोत्सव का आयोजन कौन से जिले से संबंधित है। यानी कि मरु महोत्सव जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, तो वो अपने आ जाएगा जैसलमेर से संबंधित रहने वाला है, ठीक है ना। और मरु महोत्सव का संबंध जैसलमेर से हो गया, और थार महोत्सव का संबंध पूछे तो वो अपने आ जाएगा बीकानेर से, सॉरी बीकानेर नहीं बाड़मेर से, थार महोत्सव, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर और थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए अनुपात बी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 2A अनुपात 2B, तो ए सी अनुपात बी डी का अनुपात क्या रहने वाला है। इसमें आपको अनुपात ज्ञात करना था, तो इसका सीधा मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 50:40 रहने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, चीन अनिल और अंकुर ने एक व्यापार में कर में से 26,400 रुपये, 27,600 रुपये और 28,800 रुपये लगाए, तो वर्ष के अंत में 69,000 रुपये के कुल लाभ में अंकुर का भाग कितना रहने वाला है। तो इसमें भी आपको अनुपात निकाल के करना था, इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि अंकुर को इसमें 24,000 रुपये मिलने वाले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 और बी और सी का अनुपात 12:13 हो, तो ए तथा सी का अनुपात होगा। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9:13 रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है। तो टोनू है वो मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है, तथा सोनू है वो मोनू से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपये है, तो सोनू का निवेश क्या रहने वाला है। तो इसमें सोनू का जो निवेश रहेगा वो रहने वाला है अभी 20,000 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दो संख्याएँ 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या रहने वाला। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, आराम से कर सकते हो। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि वह संख्या जो है वो 30 रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है और पहली और दूसरी संख्या के बीच का जो क्रम से अनुपात है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपके 4:7 रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 नंबर, एक बगीचे में नारियल और आम के पेड़ों का अनुपात क्रम से 5:6 है। यदि कुल पेड़ों की संख्या 121 है तो बगीचे में नारियल की पेड़ों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो इसमें नारियल के पेड़ों की संख्या आपको बतानी थी और टोटल 121 दे रखा है,
तो 121, बट टोटल कितना हो जाएगा 5 + 6 कितने हो गए 11, 11 गुणा, और ज्ञात करना था नारियल के पेड़ों की, और नारियल पेड़ों का अनुपात 5 है तो 5 से गुणा कर देते, तो इसमें आराम से आपके उत्तर आ जाता कितना 55, क्योंकि 11 का वर्ग ही 121 होता है, तो 11 बार कट जाएगा, और 11 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए है वो 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर होगा। तो इसमें सी कितने के बराबर होगा, तो सी हो जाएगा 1500 के बराबर। ठीक है ना। 69 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 32 रुपये में 1 और 50 पैसे, 32 रुपये में 1 और 50 पैसे में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, जबकि ये 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है ना। 32 रुपये में तो है एक एक सिक्के 1-1 रुपये के, और 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जबकि 4:5:6 के अनुपात में ये रहने वाले हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 कि इनके सिक्कों का जो अनुपात आएगा वो आएगा संख्या जो आएगी वो 16, 20 और 24 रहने वाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो संख्याएँ 3:4 कि दो संख्याएँ जो है वो 3:4 के अनुपात में है, उनमें कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात बदलकर 4:5 हो जाए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि उनमें 1 जोड़ दोगे तो उनका अनुपात है वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 7:x समानुपात 17.5:22.5 हो तो x का मान होगा। तो इसमें x का जो मान रहने वाला वो 9 हो जाएगा भाई। x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72, एक मिश्रण में दूध और पानी क्रम से 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डालने से दूध और पानी का अनुपात क्रम से 8:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मूल मिश्रण में दूध की जो मात्रा है वो आप सॉल्व करोगे तो आएगी 48 लीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 3 संख्याएँ 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या रहने वाली है। तो इसमें दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, तो दूसरी संख्या हो जाएगी अपने 14। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि A:B समानुपात C:D हो तो संख्या A, C, D का वितता अनुपात क्या होगा। ये अनुपात के बारे में मैंने क्लास ले रखी है भाई, आपको अगर देखनी हो तो चैनल पे जाके जब प्लेलिस्ट निकालोगे आप रीड मैथ, तो उसमें आपको ये अनुपात की सारी क्लासें मिल जाएगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम करवाए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि B = C होगा, तो ये वितता अनुपात में होने वाला। ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया हुआ, चाहे आप जाके देख लेना। ठीक है ना। तो इसका वितता अनुपात क्या होगा, जब B और C दोनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये किस में होगा, वितता अनुपात में होगा। क्योंकि वितता अनुपात की जो शर्त होती है ना वो हमेशा ध्यान रखना ये होती है A:B समानुपात B:C, या B:C कह सकते हो या फिर D कह सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी और यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो हमेशा इसमें बराबर होती है, तो उसे कहते हैं वितता अनुपात। इसलिए जब इसका हम मध्य अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसमें B² = AC होता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये जो B है और ये C है ये दोनों बराबर होंगे तो ये बिल्कुल वितता अनुपात में होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 नंबर, एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती यदि, तो कक्षा में कौन सी संख्या इसकी नहीं हो सकती, तो उसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 36 है, इनकी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या थी। यानी कि दिल्ली के अंदर अभी स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ था, इसकी थीम क्या थी, तो वो आपके आ जाएगा स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ये ध्यान रखना भाई, ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना।
कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या थी? तो इसमें आपके आ जाएगा स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग अनफील्डिंग द भारत स्टोरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 नंबर देखो, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। कथन देखो इसमें क्या दे रखा है, यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में सर्वाधिक ए ग्रेड पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसमें आपके रहने वाला है 1 और 2 दोनों ही कथन जो है वो सत्य रहने वाला है, क्योंकि ये जो है पंचायत है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि पंचायत का कोई भी काम होगा ना तो वो यही मंत्रालय जारी करता है। और इस सूचकांक में सर्वाधिक ए ग्रेड पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इन सूचकांक में गुजरात है वो ए ग्रेड पंचायतों के साथ है वो शीर्ष पर रहा है भाई। तो 77 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 78 अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया गया? यानी कि कौन से अभयारण्य को 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सिंपली पाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा है इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, जो कि अप्रैल 2025 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपके दे रखा है, हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि अभी 2000 जो अभी हाल ही में 25 में नियुक्त किया था इनको, कि 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके आ जाएगा दिनेश माहेश्वरी। यानी कि दिनेश माहेश्वरी को 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के किन 2 साहित्यिक ग्रंथों को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया है? यानी कि यूनेस्को ने भारत के 2 साहित्यिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो वो कौन से ग्रंथ है या कौन से साहित्यिक ग्रंथ रहने वाले हैं? तो वो आपके आ जाएंगे नाट्य शास्त्र व गीता। यानी कि एक तो नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया और एक गीता को शामिल किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर, तो निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। योजना दे रखी है और सामने संबंधित विभाग दे रखा है और आपको बताना था कि कौन सा है वो संबंधित नहीं है। असंगत युग्म का चयन करना यानी कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें आपके रहने वाला है कि जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसका संबंध महिला अधिकारिता विभाग है। बिल्कुल सही बात है। और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंच गौरव जो योजना है ये ग्रामीण विकास विभाग नहीं करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। और स्वामित्व योजना जो है ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जाती है। और ये योजनाओं के ऊपर भी लगभग 6 या 7 क्लासें मेरी ले रखी है जो कि फ्लैगशिप योजना है। तो अगर आपको देखनी हो तो बहुत ही अच्छी क्लास है, आप जाके ज़रूर देखो। इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रीन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि पोखरण जैसलमेर के अंदर हाल ही में भजनलाल शर्मा ने 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 नंबर, हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो आपके आने वाला है भाई अर्जुन कुमार बिश्नोई। ठीक है ना। अर्जुन कुमार बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता है जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में। वो भी कहाँ पे? तो आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 नंबर, हाल ही में DRDO द्वारा लेज़र गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपके आ जाएगा भाई सशस्त्र शक्ति। इसको सशस्त्र शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, लेज़र गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 नंबर,
बर्तन बैंक योजना, बिल्कुल ये योजना मैंने पूरी करवाई अभी। बर्तन बैंक योजना के अंतर्गत राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला जाएगा। यानी कि बर्तन बैंक जो योजना चल रही है कि गांव में कोई भी अगर काम होगा तो एक बर्तनों का बैंक बना दिया जाएगा ताकि सभी के लिए सहूलियत रहे कि भाई आसानी से और सस्ते दाम पर बर्तन एक किराए के रूप में मिल सके। तो इसमें आपके रहने वाला है खैराबाद जो कोटा है, यहाँ पे पहला बर्तन बैंक खोला जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर, पराकाष्ठा शब्द का द्योतक है। यानी कि पराकाष्ठा का मतलब होता है जनित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। और वैलिडिटी शब्द का अर्थ क्या है भाई, वैलिडिटी शब्द का अर्थ क्या होता है कि वैधता, कि ये कहाँ तक रहने वाली है, यानी कि इसमें मान्यता भी हो सकता है, वैधता भी हो सकता है, प्रमाणिकता भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी रहने वाला है। वो आता है ना मैसेज जब आपकी बैलेंस ख़त्म होने वाला हो तो कि आपकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, यानी कि वैधता या मान्यता या प्रामाणिकता है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 88 नंबर क्वेश्चन देखो, परिशिष्ट शब्द का द्योतक क्या है। तो परिशिष्ट शब्द का आ जाएगा आपके अनेक्श्योर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प का आपको चयन करना था इसमें 89 नंबर क्वेश्चन में, तो वो आपके आ जाएगा डिलिमिटेशन है, इसका सीमांकन नहीं होता है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, ये संगत नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 90 नंबर क्वेश्चन, परमिटेड शब्द का अर्थ नहीं है। परमिटेड यानी कि अनुमत या फिर अनुज्ञात या अनुज्ञेय या अनुमति प्राप्त। तो ये ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है, इसमें अर्थ होता है ये तो। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है अनुज्ञेय यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना, तो ये परमिटेड नहीं होता भाई। परमिटेड मतलब होता है अनुमति दे रखी है, परमिशन दे रखी है, या अनुज्ञात या अनुमति प्राप्त, ठीक है ना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर, 90 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद देखो आप 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 आपको दे रखा है शाश्वत का विलोम है, यानी कि जो शाश्वत है उसका विलोम क्या होता है। तो शाश्वत मतलब आप देख सकते हो कि नश्वर या फिर क्षणिक, यानी कि जो एक क्षण भर के लिए होता है वो इसके विलोम हो सकते हैं। शाश्वत यानी कि सदा के लिए रहने वाला, और नश्वर या फिर क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए रहने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 92 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपके आ जाएगा विलोम की दृष्टि से सही विकल्प है, यानी कि विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सही है। तो इसमें स्वतंत्र और परतंत्र ये विकल्प आपके एकदम सही रहने वाला है। तो 93 नंबर क्वेश्चन देखो, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प है, यानी कि विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प सत्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है, शीत का उष्ण सही है, व्यष्टि का समष्टि सही है, लेकिन चिरायु का दीर्घायु नहीं होता। ये तो समानार्थक शब्द हो गए, चिरायु यानी कि लंबी उम्र और दीर्घायु मतलब भी लंबी उम्र, तो ये इसका गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर। तो 94 दे रखा आदर का विलोम है, यानी कि जो आदर है इसका विलोम हो जाएगा निरादर, ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है रुग्ण का विलोम है। तो रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा भाई, रुग्ण यानी कि रोगग्रस्त और स्वस्थ यानी कि एकदम हष्टपुष्ट, तो रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो इसमें 96 नंबर दे रखा है, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं। यानी कि कौन से क्रिया से ये आप अनुमान लगा सकते हो कि ये क्रिया जो है वो ख़त्म होने वाली है या पूर्ण हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। तो इसमें आपके रहने वाला है काल का अनुभव, यानी कि काल समय जो पीछे दे रखा होगा, जैसे कि पढ़ाई कर रहा था तो इसका मतलब पढ़ाई पूर्ण कर चुका है, ठीक है। और या पढ़ाई कर रहा हूँ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी कंटिन्यूली कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो काल है, समय है, क्रिया है, वो इसका बोध करवाता है। नेक्स्ट देखो भाई 97 नंबर, यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपके रहने वाला है हेतु मध्य भूतकाल, यानी कि जिसमें शर्तें होती है कि मैं जाता तो देखता, तो इसमें एक शर्त आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया हेतु भूतकाल वाला वाक्य, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर, हो सकता है सीता नहाए, ये जो वाक्य दे रखा है
इसमें काल क्या रहने वाला है, तो वाक्य में काल कौन सा है कि हो सकता है कि सीता नहाए, तो इसमें आपके आ जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि संभावना पूरी है कि सीता आज नहाएगी। ठीक है ना, तो ये संभाव्य भविष्यत काल हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर, योगेश पढ़ रहा है, वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो योगेश पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो कंटिन्यूली पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसका काम जारी है। ठीक है ना, पढ़ाई जारी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद है, तो 5 भेद है। ठीक है ना, तो वर्तमान काल के कितने भेद हो जाएंगे भाई, 5 भेद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, 101 में दे रखा है द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन, यानी कि टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसका आपको नरेशन चेंज करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि द टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन। ठीक है ना, दैट हट जाएगा और ये फैक्ट है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, सेम ही लिखा जाता है फैक्ट हो तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 102 देखो भाई, अरुण सेड आई बोट दिस रिंग फॉर माई मदर, यानी कि अरुण ने कहा कि ये जो रिंग है ये मेरी मदर के लिए ख़रीद कर लाया हूँ, तो इसका नरेशन चेंज करना था आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अरुण सेड दैट ही हैड बाउट दैट रिंग फॉर हिज मदर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 103 देखो भाई, 103 दे रखा है मदर सेड टू मी विल यू कम हर एंड हेल्प मी, तुम इधर आओ और मेरी हेल्प करो, ये मदर ने कहा, तो इसका नरेशन चेंज करना था आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि मदर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो देयर एंड हेल्प हिम या हेल्प हर आएगा, सॉरी इसमें हेल्प हर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, रोई सैड टू प्रवीण, रोई ने प्रवीण से कहा डू यू लाइक टू वॉच मूवी, तो इसका नरेशन चेंज करना था आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि रोई आस्क्ड प्रवीण इफ़ ही लाइक्ड टू वॉच मूवी। ठीक है ना, आस्क यानी पूछ रही है, तो इसलिए आस्क्ड आ गया भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 105 देखो, ही सेड आई स्टार्टेड द जॉब टुडे, इसका आपको नरेशन चेंज करना था, तो इसमें आपके आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड द जॉब दैट टुडे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर, डू यू स्पीक मराठी, क्या तुम मराठी बोल सकते हो, तो इसमें इसका पॉजिटिव चेंज करना था, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 इज़ मराठी स्पोकन बाय यू। ठीक है ना, इसका पूरा वो कहते हैं ना कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर, सी इज़ रीडिंग ए नॉवल, वह एक पुस्तक या नॉवल पढ़ रही है, तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करना था, तो इसमें आप क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 ए नॉवल इज़ बीइंग रीड बाय हर। ठीक है ना, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 देखो, डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, इसका पैसिव में चेंज करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 नंबर, 109 में आपको दे रखा है ही ऑलवेज फॉरगेट्स माई नेम, वो हमेशा मेरा नाम भूल जाता है, तो इसका अगर आप पैसिव चेंज करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 माई नेम इज़ ऑलवेज फॉरगेटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, डज ही साइन ओनली गज़ल, वो एक डज ही सिंग ओनली गज़ल्स, यानी कि वो केवल गज़ल ही गाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आर ओनली गज़ल संग बाय हिम, क्या उसके द्वारा केवल गज़ल ही गाई जाती है, तो ये इसका वापस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 नंबर, आई रिक्त स्थान माई वर्क यस्टरडे, तो इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, तो इसमें आ जाएगा फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर, सी यूजुअली डैश 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 इन ब्लैंक ब्लू इंक, सी यूजुअली डैश डैश इन ब्लू इंक, तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट्स
सी यूजुअली राइट्स इन ब्लू इंक। जहाँ पे यूजुअली शब्द आ जाए तो समझ आना वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 113 नंबर क्वेश्चन, द स्टूडेंट रिक्त स्थान अवे बिफोर द टीचर कम्स। तो इसका आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैड रन, यानी द स्टूडेंट हैड रन अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स हैड रन अवे बिफोर द टीचर कम, यानी कि टीचर के आने से पहले बच्चे हैं वो दूर भाग जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 नंबर, आई रिक्त स्थान अन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। तो इसमें आपके आने वाला है भाई ऑप्शन नंबर 3 विल मेक, आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, ही डैश 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 व्हेन द फोन रिंग। तो इसमें आपके सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ही वाज कुकिंग व्हेन द फोन रिंग। क्वेश्चन नंबर 116 देखो भाई, हिज फादर डाइड डैश 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 द एज ऑफ 68। तो इसमें आपके रहने वाला है 8, हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 68, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 117 देखो भाई, 117 में दे रखा है द फोर ब्रदर ऑलवेज हैड डिस्प्यूट डैश 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 दैम सेल्व। तो इसमें आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा 2 नहीं आएगा, इसमें आएगा अमंग, ठीक है ना। द फोर ब्रदर्स ऑलवेज द डिस्प्यूट अमंग दैम सेल्फ, यानी कि 4 ब्रदर है वो आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 118 देखो, हिज फादर डाइड डैश 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 कैंसर। तो इसमें आपके आ जाएगा कि हिज फादर डैड ऑफ कैंसर से उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 नंबर, वी सॉ ए वॉन्डेड टाइगर वाइल पासिंग डैश डैश द फॉरेस्ट। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि वी सॉ ए वॉन्डेड टाइगर वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, तो थ्रू आ जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई आज का 120 नंबर क्वेश्चन। तो 120 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, यू शुड लिसन डैश 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 व्हाट यू प्रेजेंट से। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, यू शुड लिसन टू व्हाट यू प्रेजेंट से, ठीक है ना भाई। तो ये है आपके क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 4th ग्रेड कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट नंबर 4 रहने वाला है, और 3 इससे पहले माइनर टेस्ट आ चुके हैं और एक मेजर टेस्ट भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखो, और ऐसे ही और सारी जितने भी टेस्ट आने वाले हैं वो सारे इस चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और फिर लाइक करो और चैनल को शेयर करो। थैंक यू भाई।